हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में हमने स्टार्ट कर दिया था 10th स्टेट बोर्ड के लिए जो साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और उसमें इवोल्यूशनरी एविडेंसेस तक का सारा सिलेबस कवर अप हो चुका है। आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं 2 ऐसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिन्होंने अपने अपने टाइम पर इवोल्यूशन में अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। हालांकि ये दोनों भी साइंटिस्ट जो थे, जैसे कि जीन बैप्टिस्ट लेमार्क और चार्ल्स डार्विन, ये उतने ज़्यादा सक्सेसफुली अपने थ्योरीज को प्रेजेंट नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी जब भी हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं हम इनका जिक्र ज़रूर करते हैं क्योंकि इनका एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इवोल्यूशन को समझने के लिए। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम एक गलती करते हैं कि हम पहले डार्विन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद लेमार्किज्म को पढ़ते हैं। बट अकॉर्डिंग टू अगर हम ईयर वाइज अगर जाते हैं तो सबसे पहले लेमार्क ने अपनी थियरी दी थी, उसके बाद डार्विन आए थे, उसके बाद डार्विन ने अपनी थियरी दी थी। अगर हम बात करते हैं जीन बैप्टिस्ट लेमार्क के बारे में, तो इनका जन्म होता है, कह सकते हो आप, 1744 में, ठीक है, और इनकी डेथ होती है 1829 में। 1801 में ये अपनी थियरीज दे देते हैं, जिस टाइम पर डार्विन जो थे अभी तक उनका जन्म भी नहीं हुआ था। बेसिकली लेमार्क जो थे, इनकी थियरी थी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, एंड इनकी जो दूसरी थियरी थी वो थी इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। अपने अपने टाइम के हिसाब से इन दोनों ने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था और काफी अच्छा अपने अपने चीजों को एक्सप्लेन किया था। अगर हम बात करते हैं यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन के बारे में, इसमें लेमार्क कहते हैं कि हम जिस भी ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं वो यूजफुल होता जाता है, और जिस भी ऑर्गन का इस्तेमाल करना हम छोड़ देते हैं वो लेस यूजफुल हो जाता है, या फिर वो उतना ज्यादा इवॉल्व नहीं होता टाइम के साथ जितना उसको होना चाहिए था। इसमें डार्विन ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, दैट इज अलग अलग चीजों का उसने एग्जाम्पल दिया दे रखा है डार्विन लेमार्क ने, जैसे कि नेक ऑफ जिराफ, शोल्डर ऑफ ब्लैकस्मिथ, विंग्स ऑफ बर्ड्स। ये कैरेक्टर उन्होंने बताया है कि इनमें कैसे इन जानवरों ने या फिर इन ह्यूमंस ने अपने उस पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन्स का इस्तेमाल किया और वो किस तरीके से डेवलप हुआ। और साथ ही साथ में इन एग्जाम्पल्स में उन्होंने ये भी बताया है कि उनके एक्वायर्ड कैरेक्टर जो थे वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस तरीके से पास होते हैं। स्पेसिफिकली मैं यहां पर तुम्हें एक और एग्जाम्पल देता हूं। अकॉर्डिंग टू लेमार्किज्म के अकॉर्डिंग कोई एक स्पेसिफिक इंसान अगर वो जिम जा रहा है तो उसके जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होंगे, जैसे उसके मसल्स जो बिल्डअप होंगे आफ्टर वर्किंग आउट इन द जिम, वो उसके आने वाले नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जनरेशन में जो पास हो रहा है वो उस चीज को लेमार्क कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। वो जो इंसान था जिम जाने से पहले उसकी उतनी ज्यादा मस्कुलिन बॉडी नहीं थी, लेकिन जब वो जिम जाना शुरू करता है तो उसके अंदर कुछ कैरेक्टर एक्वायर होते हैं, वो कुछ ऑर्गन्स का यूज करता है। सो जिस ऑर्गन का वो यूज करता है वो डेवलप होता है, वो मस्कुलिन हो जाता है, और ऐसा कैरेक्टर उनके नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है। ये स्टेटमेंट थे इसके बारे में, डार्विन के बारे में, दैट इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। उनका सबसे फेमस एग्जांपल था नेक ऑफ जिराफ। नेक ऑफ जिराफ के बारे में इनका कहना था कि इनिशियली जब जो पेड़ हुआ करते थे उनके जब लीफ नीचे हुआ करते थे तो यहाँ पर जो जिराफ हुआ करते थे उनके पास छोटी नेक हुआ करती थी। जब इन्होंने धीरे धीरे, कह सकते हो कि, अपने ग्रेजिंग करना चालू किया, ट्रीज के लीव्स को खाना चालू किया, तो धीरे धीरे नीचे वाले जो पत्ते थे, नीचे वाले एरिया के जो पत्ते थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए। और उसके बाद इन्होंने अपने नेक को, ये जो नेक है इनका, इसको एक्सटेंड कर कर खाना शुरू किया, जो कि इनका एक, कह सकते हो, यूज ऑफ ऑर्गन था। उनका नेक का उन्होंने क्या किया, अच्छे से इस्तेमाल किया। अब क्योंकि ये अपने नेक को 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, ये हमेशा उसी तरीके से यूज कर रहे हैं खाना खाने के लिए, तो इनका एक, कह सकते हो कि, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर हो जाता है। ये अडेप्ट कर लेते हैं कि इनको जब भी खाना खाना होगा अपने नेक को इनको एक्सटेंड करना होगा। जब ये नेक को एक्सटेंड करते हैं तो इनका यही कैरेक्टर एक्वायर हो जाता है, और यही नेक वाला एक्वायर्ड, मतलब जो एक्सटेंडेड नेक वाला जो कैरेक्टर है वो उनके नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाता है। तो यहां से लेमार्क इस नेक ऐसा बताते हैं कि जो आज के डेट में हम जिराफ की नेक एक्सटेंडेड देखते हैं वो इसी चीज का एग्जाम्पल होता है।
फिर उसके बाद है शोल्डर ऑफ ब्लैकस्मिथ। जैसा कि आप सभी को पता है, ब्लैकस्मिथ का काम होता है कि वो हमें कह सकते हो कि शार्पन नाइफ, शार्पन स्वॉर्ड्स एंड शार्पन सिकल वगैरह बनाकर देने का काम करते हैं। उस चीज को बनाने के लिए उनको कंटिन्यूसली उस गर्म लोहे के ऊपर उनको हैमर को मारना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके शोल्डर का काफी इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करते हैं उनके शोल्डर्स के बारे में, तो कंटिन्यूसली ऐसा वर्क कर करके उनका जो शोल्डर होता है वो काफी ब्रॉड हो जाता है। उसके बाद विंग्स ऑफ बर्ड्स, जैसे कि ईमू एंड ऑस्ट्रिच के बारे में भी उन्होंने कुछ चीजें बता रखी हैं। जैसे कि ईमू और ऑस्ट्रिच जो थे, इनको खाना जो है जमीन पर ही मिल जाता था। इतना खाना मिलता था कि ये लोग उस चीज को पाने के लिए उन्होंने कभी फ्लाइट नहीं लिया। तो क्योंकि अभी उन्होंने यहाँ पर अपने विंग्स का इस्तेमाल नहीं किया, तो उन लोग के जो विंग्स थे उनके बॉडी के साइज के हिसाब से क्या हो गए, छोटे हो गए, जो कि अब उनको उड़ने में मदद नहीं कर सकते। सो दिस वेर सम ऑफ द एग्जाम्पल विच लेमार्क गेव, और ये एग्जाम्पल्स मैंने आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया हुआ है। वो जो जिम वाला एग्जाम्पल था वो मेरा जस्ट एक एग्जाम्पल था पर्सनल, जो आप सभी को ज्यादा फेमिलियर होगा समझने के लिए। ओके तो लेमार्क की जो थियरी थी वो 1801 में आई थी। ये जो लेमार्क थे, ये एक कह सकते हो फ्रेंच साइंटिस्ट थे। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जो कि फ्रेंच ओरिजिन के साइंटिस्ट थे। इन्होंने यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन के बारे में बताया, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में बताया। इनका ड्रॉबैक सिर्फ इतना ही था कि ये नहीं बता पाए कि सारे कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं क्या सभी कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं, ये इसके बारे में इनके पास कोई भी जवाब नहीं था। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया जिम जाने के लिए। अब जो व्यक्ति जिम जा रहा है, उसने जो अपनी मस्कुलिन बॉडी एक्वायर कर रखी है, वो उसके आने वाले नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होगी। तो इन्होंने यहां पर जो कॉन्सेप्ट बता रखा है, ये पार्शली सच होता है। कुछ कैरेक्टर्स पास होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स पास नहीं होते हैं, जिसके वजह से इनका कह सकते हो जो लेमार्किज्म वाला जो थियरी था वो क्या हो जाता है, यहां पर फेल हो जाता है। फिर इसके कुछ सालों बाद डार्विन का जन्म होता है 1809 में, और इस थियरी को आगे सक्सेसर होते हैं डार्विन। इस थियरी को बेसिकली सक्सेसर नहीं होते, बट इवोल्यूशन के फील्ड में इनका एक कंट्रीब्यूशन होता है। 1859 में ये ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम का एक बुक लॉन्च करते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसका नाम है? ये बेसिकली एक बुक है जो डार्विन ने पब्लिश किया है। इस ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ने डार्विन ने टोटल 2 कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए थे। पहला था नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन ने कहा था कोई भी ऐसा एनिमल जो सरवाइव करना चाहता है, उसको अपने आप को फिट बनाकर रखना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई भी एनिमल है जिसको सरवाइव भी करना है और वो अपने आप को फिट बना के भी नहीं रख रहा है, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। और इस सर्वाइवल में नेचर भी उसका साथ देता है। जो लोग अपने आप को फिट बनाकर रखते हैं, नेचर उनको सिलेक्ट करता है, और जो लोग अपने आप को फिट नहीं बनाकर रखते, नेचर उनको नहीं सिलेक्ट करता। तो स्पेसिफिकली नेचर जिसको सिलेक्ट नहीं करेगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और जो सर्वाइव नहीं करेगा उसका इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एज इफ अगर हम बात करते हैं स्कूल में होने वाले रेसेस के बारे में, अगर मान लीजिए स्कूल में स्पोर्ट्स कंपटीशन चल रहा है जहां पर हम लोग क्या करवा रहे हैं, रेसेस करवा रहे हैं बच्चों के बीच में। यहां पर फर्स्ट पार्टिसिपेंट, सेकंड पार्टिसिपेंट, थर्ड पार्टिसिपेंट ऐसे दौड़ रहे हैं। अब इन तीनों में से रेस वही जीतेगा जो सबसे ज्यादा तेज भागता होगा। वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है डार्विनिज्म में। इन्होंने भी सेम वही चीज बोला कि अगर आपको लाइफ की रेस में सरवाइव करना है तो आपको अपने आप को फिट बनाकर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने आप को फिटेस्ट बना के रखेंगे तो नेचर भी क्या करेगा, आपको सिलेक्ट करेगा और आपको सरवाइव करने में एंड फर्दर इवॉल्व होने में मदद करेगा। इतनी चीजें बनाने के बाद, जैसा कि इनिशियली डार्विन ने इवोल्यूशन के ऊपर अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था, इन्होंने इवोल्यूशन में कुछ एनिमल्स पढ़े थे, कुछ प्लांट्स को पढ़ा था, उनके एग्जाम्पल्स दिए थे। अब इतनी सारी थियरी देने के बाद लोग इनसे थोड़ा फैसिनेट होते हैं, बट फर्दर इनके थियरीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस उठाए जाते हैं जिनका जवाब इनके पास अवेलेबल नहीं होता है, जिसके वजह से इनकी थियरी फेमस तो काफी होती है लेकिन फर्दर जाके क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। हाँ, लेकिन इनका एक काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, इसीलिए इनके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स के बारे में, तो इनके बारे में ड्रॉबैक्स क्या थे? तो पहला ड्रॉबैक ये था, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन।
सबसे पहले जब इनसे पूछा गया क्या सिर्फ नेचर जब हमें सिलेक्ट करेगा तो क्या हमारा इवोल्यूशन हो जाएगा, तो उसके लिए कोई भी जवाब इनके पास नहीं था। सिर्फ नेचर के सिलेक्ट करने से हम सभी का इवोल्यूशन हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है बीटल्स की स्टोरी के बारे में। देखिए बीटल्स नहीं, सॉरी, मॉथ के स्टोरी के बारे में। अब क्या था कि इनिशियली मान लो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले वाला एक पेड़ है और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद वाला एक पेड़ है। अब ये वाला जो पेड़ है इसके ऊपर एक मॉथ रहता है, ठीक है। मेरे पास दो कलर्स हैं, अज्यूम करो कि ये जो ब्लू वाला कलर है ये ब्लैक कलर है और ये जो रेड वाला कलर है ब्राउन कलर है। अब जब पेड़ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ है तब जो पेड़ है वो कैसा दिख रहा है, ब्राउन दिख रहा है, पेड़ के स्टेम्स। और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया है, पोल्यूशन वगैरह हो रहा है, तो उसकी वजह से ये पेड़ कैसा दिखने लगता है, पेड़ के स्टेम्स कैसे दिखते हैं, ब्लैक कलर के दिखते हैं। ओके, अब इस पेड़ के ऊपर दो मॉथ्स बैठे हुए हैं, एक ब्लैक कलर का मॉथ बैठा हुआ है दोनों पेड़ पे, एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले वाला है, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले वाला है, ये बाद वाला है, और एक कौन सा बैठा है, ब्राउन वाला मॉथ बैठा है। अब अगर दोनों पेड़ की अगर हम बात करते हैं, इन दोनों पेड़ के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इन दोनों पेड़ पे जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले की बात है, तो अगर मान लो किसी बर्ड को इन मॉथ्स को कंज्यूम करना है, इन मॉथ्स को किसी बर्ड को क्या करना है, कंज्यूम करना है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले पहले वो किसको देख सकता है, आसानी से वो किसको देख सकता है, इस कह सकते हो ब्लैक वाले मॉथ को आसानी से देख सकता है। क्यों? क्योंकि पूरा स्टेम कैसा है, ब्राउन है, और ऊपर से जो ब्राउन वाला मॉथ है वो उसमें क्या हो जाएगा, कैमोफ्लाज हो जाएगा, मतलब छुप जाएगा उसके अंदर, तो वो दिखाई नहीं देगा। तो इनिशियली जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं आया है तो यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला मॉथ है इसकी जो पॉपुलेशन होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आएगा तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने के बाद, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने के बाद जब पोल्यूशन बढ़ेगा तो पूरे पेड़ का जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। और जो बर्ड इसको खाने आ रहा है, मॉथ्स को खाने, जो खाने की तलाश में आ रहा है, उसको अब की बार क्या दिखेगा, ब्राउन वाला मॉथ दिखेगा। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो ब्राउन वाला मॉथ है उसका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अपने अपने टाइम पीरियड के हिसाब से दोनों ने अपने आप को हेल्दी और फिटेस्ट बनाकर रखा था, बट नेचर ने उनको सिलेक्ट नहीं किया, या फिर जब नेचर बदला तो उनका सिलेक्शन उस हिसाब से नहीं हुआ। सो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठा रहे थे नेचुरल सिलेक्शन के बारे में कि क्या नेचुरल सिलेक्शन सफिशिएंट है हमें इवॉल्व करवाने के लिए, जिसका आंसर जो चार्ल्स डार्विन थे वो नहीं दे पाए थे। दूसरा उनके ऊपर जो, उनके थ्योरीज के ऊपर जो क्वेश्चन उठा था, दैट ही डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशंस के बारे में, जिसके बारे में लेमार्क बता के गए थे कि यूजफुल एंड मतलब यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशंस के बारे में उनके उस टॉपिक के बारे में डार्विन का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया था, क्योंकि लेमार्क की उस टाइम पे थियरी फेल हो चुकी थी। सो एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग दिस थिंग फ्रॉम डार्विन, और इस चीज का आंसर डार्विन के पास बिल्कुल भी नहीं था। He did not explain, third, he did not explain about the slow and abrupt changes. अब डार्विन ने ये भी चीज नहीं बताया कि इवोल्यूशन जो जिस चीज की वो बात कर रहे हैं वो कैसा चेंज है बेसिकली, क्या वो स्लो चेंज है या फिर वो कैसा फास्ट चेंज है। ये तो आज आप 2025 में ये चीज पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि ये चीज कैसी है, स्लो चेंज होती है इवोल्यूशन, लेकिन उस टाइम पीरियड के हिसाब से डार्विन ने उसे एक्सप्लेन नहीं किया था कि वो स्लो चेंज है या फिर फास्ट चेंज है। अब्रप्ट का मतलब होता है फास्ट, उन्होंने ये चीज एक्सप्लेन नहीं की थी वहां पे। अब ये चीज क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की है, इस चीजों की वजह से, इन कुछ छोटी चीजों की वजह से उनकी थियोरी आगे चल के क्या हो जाती है, कह सकते हो कि फेल हो जाती है, या फिर वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट अब नहीं की जाती है। बट देन टू इन दोनों भी साइंटिस्ट का इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इवोल्यूशन के फील्ड में, इसीलिए हम इन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं और हल्का सा कह सकते हो नॉलेज गेन करते हैं। अब इस चीज के ऊपर तुम्हें बोर्ड्स में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि तुम्हें पूछेंगे व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, या फिर व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ लेमार्किज्म, या फिर स्ट्रेट अवे बोलेंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेमार्किज्म। तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ आपको यहां से पूछ सकते हैं। इन थियरीज के बाद में या फिर इन साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन के बाद में इनके दिए गए जो भी पोस्टुलेट्स है उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज स्पेसिएशन। टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर हम स्पेसिएशन के बारे में बात करते हैं तो स्पेसिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज।
स्पेसिएशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। टू बी वेरी स्पेसिफिक, आप इस चीज को समझिए, जब भी हमारे आसपास के एनवायरमेंट में कोई चेंज होता है, उस चेंज को हम अडेप्ट करते हैं, और सर्टेन एनिमल्स ऐसे होते हैं कि उस चेंज के हिसाब से अपने पूरे के पूरे बॉडी को ही क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। इन स्लो चेंजेस को और इस न्यू एडेप्टेशन की वजह से एक नया स्पीशीज बनता है, और इस नए स्पीशीज के बनने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पेसिएशन। ओके, अब मैंने तुम्हें प्रीवियस लेक्चर्स में इवोल्यूशन के टोटल 3 डेफिनेशंस बता रखे थे। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एक इवोल्यूशन का डेफिनेशन बताया था कि वो स्लो चेंजेस होते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक होते हैं। फिर मैंने दूसरा बताया था फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज के बारे में, और मैंने जो थर्ड तुम लोग को जो डेफिनेशन बताया था, वो थर्ड डेफिनेशन था प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट वाला। सो अगर आप प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट वाला लिखते हो तो आपको कंफ्यूजन कम होगा। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन में स्लो चेंजेस वाला लिखते हो, जो कि फर्स्ट डेफिनेशन था इवोल्यूशन का, तो वो आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन अगर आप ये सेकंड वाला लिखोगे तो आप इस स्पेसिएशन वाले टॉपिक से क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। सो स्पेसिफिकली सेकंड वाला जो डेफिनेशन है उसको आप थोड़ा क्या कर दो, अवॉइड कर दो, क्योंकि आप वैसा ही मिलता जुलता जो दूसरा टॉपिक है वो भी इस चैप्टर में देखने वाले हो, दैट इज स्पेसिएशन। मैं बोलूंगा आप फर्स्ट और थर्ड इन दोनों में से किसी एक डेफिनेशन के लिए जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ज्यादा फिजिबिलिटी मिलेगी, आप ज्यादा फ्लेक्सिबली उस चीज को याद कर पाओगे। थर्ड जो सेकंड वाला डेफिनेशन था उसको भी याद करने में कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जस्ट वो आपके माइंड को क्या कर देगा, हल्का सा कंफ्यूज कर सकता है। स्पेसिएशन को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्पेसिएशन के रीजंस क्या क्या होते हैं। अगर स्पेसिफिकली हम बात करते हैं स्पेसिएशंस के रीजन के बारे में, तो जेनेटिक वेरिएशन अगर होता है, जेनेटिकल वेरिएशन अगर होता है, हमारे जीन्स वगैरह में कुछ चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से हम ऑफ कोर्स हमारा जो फिनोटाइप है, जो हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो जीन्स की वजह से चेंज होता है, तो जेनेटिक वेरिएशन की वजह से हमारा एक्सटर्नली चेंज देखने के लिए मिलेगा। ज्योग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस हो रहा है या फिर आइसोलेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस मिल सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को समझिए कि जैसे एक रीजन है, ये कह सकते हो इंडिया है, और ये यहां पर कह सकते हो आर्कटिक या फिर एंटार्कटिक पे जो पोल्स पे जो आइसलैंड्स वगैरह होते हैं वो वाला एरिया है, ठीक है। अब यहां पे जो बियर है, ठीक है, यहां पे जो बेयर है, ये जो बेयर होता है, ये आप कह सकते हो कि इसके पास कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जो इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से होंगे। जैसे इनके पास ब्लैक फर होंगे। अब इनको यहाँ पर क्या है, इंडिया के जंगल्स में रहने पे इनको मीट के साथ साथ कह सकते हो कि जो वेजिटेरियन फूड होता है उसके लिए भी ये अडेप्टेड होते हैं, कि अगर इनको शिकार करके कुछ नहीं मिल रहा है तो ये हनी वगैरह, फ्रूट वगैरह खाकर भी क्या रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। अब क्योंकि ये हनी खा रहे हैं, क्योंकि ये वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं, वहाँ पे शिकार करने के लिए ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, तो इनकी साइज़ यहाँ पर क्या हो जाएगी, थोड़ी सी छोटी रहेगी। इनके बॉडी पे जो फर होगा वो कैसा होगा, ब्लैकिश कलर का होगा। ओके, वेरस अगर यही बियर, इनको यहाँ पर कोई रिप्रोडक्शन करने के लिए मेट नहीं मिलता है, या फिर जंगल पूरा सूख जाता है जिसकी वजह से माइग्रेट करते हैं किसी ठंडी जगह पर, तो ठंडी जगह पर जब ये जाएंगे तो इनको वहाँ पर हनी नहीं मिलेगा, इनको वहाँ पर वेजिटेरियन फूड नहीं मिलेगा, इनको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर सर्वाइव करना पड़ेगा ऑन दी मीट डाइट। तो मीट जब ये लोग खाएंगे तो यहाँ वाला जो बियर है जो यहाँ पर पहुंचा है, इसका कह सकते हो कि मीट के कंजम्पशन की वजह से इसका कह सकते हो कि जो बॉडी का साइज होगा वो एज कंपेयर टू ये वाला बेयर क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। प्लस इनके पास कैमोफ्लेज करने के लिए जो इनके बॉडी हेयर्स होंगे, धूप में ज़्यादा एक्सपोज ना होने की वजह से उनमें मेलानिन डिपोजिशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मेलानिन सिक्रीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उनके जो फर होंगे वो ब्लैक से कन्वर्ट हो जाएंगे वाइट के अंदर। बेयर वही है, बस इस हैबिटेट से निकलकर जब वो दूसरे हैबिटेट में गया तो उसने अपने बॉडी में सर्टेन चेंजेस किए। उस चेंजेस के वजह से यहाँ पर बेयर का एक नया स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्पेसिएशन, जो कि जेनेटिकल वेरिएशन, जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस, जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस की वजह से आता है। अब इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, अगर टेम्परेचर सहन नहीं हो रहा है किसी पर्टिकुलर रीजन का, तो ये सारे स्पेसिएशन के लिए रीजंस हो सकते हैं, और इन सभी चीज़ों की वजह से स्पेसिएशन हो सकता है। आज का वीडियो लेक्चर हम इसी टॉपिक पे स्टॉप करते हैं। होप करता हूँ आज के वीडियो लेक्चर का आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इसको लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। थैंक यू एंड तब तक के लिए बाय।